वैश्विक महाशक्तियों के बीच गहराता टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। सीज फायर की कूटनीतिक चर्चाओं के बीच मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर भीषण सैन्य कार्रवाई से दहल उठी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सामरिक तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है, जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति तंत्र के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि ईरान ने अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने सबसे बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। दुनिया एक ऐसे बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और ईरान अब इसी रास्ते की घेराबंदी कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अभूतपूर्व दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान का नेतृत्व और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स यानी IRGC इस समय हाई अलर्ट पर है। तेहरान ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि नया संघर्ष भड़का तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा, उनके तमाम हित सीधे निशाने पर होंगे। IRGC के मुताबिक किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब पहले से कहीं अधिक आक्रामक होगा, जिसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इस तनाव के बीच पिछले 24 घंटों की सैन्य हलचल इस बात का प्रमाण है कि स्थिति कितनी गंभीर है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ताकतों ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है। साथ ही अपने हवाई क्षेत्र में घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही ईरानी बोट्स और बंदर अब्बास के मिसाइल ठिकानों पर भी भीषण हमला किया है। यह सैन्य टकराव तब हो रहा है जब दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। इस कूटनीतिक हलचल और संभावित समझौते की उम्मीद में ईरान की मुद्रा में 5% का सुधार तो देखा गया है, लेकिन अमेरिकी दबाव और बंदरगाहों की नाकेबंदी से वहां की अर्थव्यवस्था और बाजार बुरी तरह से प्रभावित है। इस महासंकट के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए सीधे मुस्लिम देशों को एकजुट होने का न्योता दिया और समस्याओं के समाधान के लिए पूरे इस्लामिक उम्माह से कूटनीतिक सहयोग की अपील की है। तनाव का यह दूसरा सिरा इजराइल तक जाता है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ उत्तरी सीमा लेबनान के हालातों पर आपात बैठक की है। इजरायली सेना ने लेबनान के नवातिह शहर समेत करीब 50 शहरों और गांवों के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने की सख्त चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सीमा से 40 किलोमीटर दूर जहरानी नदी के उत्तर में जाने को कहा गया, जो इस बात का संकेत है कि वहां बड़े हमले होने वाले हैं। इस बीच रणनीतिक मुस्तैदी का आलम यह है कि इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ईंधन भरने वाले विमानों को इतनी भारी तैनाती है कि वहां आम उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। उधर गाजा पट्टी में भी इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। इजराइल ने गाजा सिटी के रमल इलाके में हवाई हमला कर हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को निशाना बनाया, जिन्हें पूर्व प्रमुख की मौत के ठीक 11 दिन के बाद यह कमान सौंपी गई थी। इजरायली नेतृत्व के अनुसार ओदेह 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। इस हवाई हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हुए हैं और इजरायली मीडिया के दावों के विपरीत हमास ने अभी तक अपने सैन्य प्रमुख की मौत की पुष्टि नहीं की है। इसके साथ ही खान यूनिस, बुरेज और जवालिया कैंप पर भी इजरायली सेना की निरंतर गोलीबारी जारी है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। और आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल TPS त्यागी सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ अरविंद सिंह तेजावत जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। चर्चा की शुरुआत TPS त्यागी सर आपसे करूंगी। देखिए, कल जो चर्चा कर रहे थे सर कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, अब बात आ रही थी कि ये युद्ध अभी कुछ समय तक चलेगा, जिस तरीके से कल आपने इस बात को भी कहा था। अब इसी बात को मैं आज आगे बढ़ाऊंगी। अब क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे में तस्वीर बदल जा रही है। अब ईरान ने भी अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। अब जिस तरीके की स्थिति बन रही है, मुझे नहीं लग रहा कि बातचीत की कोई भी संभावना सर अब लग सकती है, क्योंकि दुनिया पहले ही अब वैश्विक संकट की ओर और आगे बढ़ चुकी है।
सर क्या कहेंगे? टीपीएस सर। शिवानी जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए और प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट के साथ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। लेकिन जो हमले हुए हैं वो हमले नहीं है, वो दरअसल में अमेरिका ने हम्म। साउथ ईरान के अंदर एक ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग साइट के ऊपर आक्रमण किया है जिससे उन्हें खतरा था अपनी सेल्फ डिफेंस का, अपने सैनिकों के बचाव के लिए। वो इन्हीं के वो हमला नहीं, वो सेल्फ डिफेंस। ऐसे ही उन्होंने उनकी एक उस बोट के ऊपर हमला किया है जो माइन बिछाने के लिए जा रही थी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी इंडियन पिनल कोड में एक धारा है कि जब कोई डकैती डालता है तब तो उसको पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई होती ही है, लेकिन डकैती डालने की प्लानिंग करते समय भी उनके ऊपर उनको पकड़ा जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, धारा लगाई जा सकती है। ऐसे ही अगर ये दिखाई दे कि दुश्मन कुछ गलत कार्य करने वाला है तो उसके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं। लिहाजा इन दो एक्शंस को हमला नहीं माना जा सकता। सिमिलरली ईरान ने भी अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। उन्होंने हमला किया उसके F-35 के ऊपर, हालांकि उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए इन्हें भी हमला नहीं माना जा सकता। ये चुट-पुट घटनाएं तो चल रही थी, चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इनकी वजह से सीज फायर नहीं टूटेगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या इजराइल इस युद्ध का हिस्सा नहीं है? और अगर है तो इजराइल तो लेबनान के साउथ लेबनान में लगातार अटैक कर रहा है और लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो घटनाएं हैं इनको हाशिए के बाहर किया जा सकता है। अभी भी चांसेस हैं, और क्यों चांसेस हैं? वो इसलिए कि दोनों देश एक बात जानते हैं कि हम दुनिया भर की कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे कि फाइनल डिसीजन होने से पहले हमारी शर्तें ज्यादा मानी जाए, दूसरा कहेगा हमारी शर्तें ज्यादा मानी जाए, मगर लड़ेंगे नहीं। उसका कारण क्या है? मान लीजिए कि अगर अमेरिका शुरू करता है वो अटैक, तो अमेरिका के अटैक करने से क्या होगा? जो अब इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो थोड़े बहुत 15-20 जहाज गुजर रहे हैं वो भी गुजरने बंद हो जाएंगे। तेल का जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया का ऑलरेडी प्रेशर जो हॉर्मुज पर आया हुआ है अमेरिका के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस लड़ाई का रिजल्ट कुछ भी निकले, लेकिन अमेरिका के लिए तो ये ज्यादा दबाव की नीति उसके ऊपर होगी, उसके ऊपर ज्यादा लोग ब्लेम करेंगे, ज्यादा नुकसान होगा। तो लिहाजा अमेरिका तो इसलिए नहीं लड़ेगा। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान चाहे जितनी धमकियां दे कि मैं इस दफा जो युद्ध है वो मिडिल ईस्ट के बाहर ले जाऊंगा, यानी ग्लोबल कर दूंगा उसको। और मैं इतना ही नहीं, मैंने अपने सरप्राइज दूंगा जो अब तक मैंने अपने युद्धों में इस्तेमाल नहीं किए। जैसे वो जिक्र कर रहा है कि मेरी वो मिसाइल भी हैं जो ICBM हो चुकी हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो चुकी हैं। डिएगो गार्सिया तक तो मैंने दिखाई दिया था। अब मैं इससे आगे 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैंने हूट जैसे टॉर्पीडो बना लिए हैं जो करीब 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं। एक नॉर्मल टॉर्पीडो से 4 गुना ज्यादा रफ्तार पे चलते हैं, और वो पानी में नहीं, पानी के ऊपर बनाए हुए बुलबुले में चलते हैं, और वो किसी भी जहाज को मारने में सक्षम है। यानी कि इस किस्म की धमकियां ईरान का है, ये धमकियां ही धमकियां हैं। असलियत में उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से कमजोर हो गई है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि उन्होंने एक अपनी प्लानिंग, एक अपनी नीति तय की। हमारी क्या नीति है? पहला, हम अपने मिलिट्री को पूरी तरह से अलर्ट करेंगे। दूसरा, हम अपने डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं उनके समर्थन को हासिल करेंगे। और तीसरा
डिप्लोमेसी। अब जो ये डोमेस्टिक समर्थन वाली बात है, ये क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि पिछले 88 दिनों से वहां पे इंटरनेट बंद है। इकोनॉमी उनकी पहले से ही कमजोर थी। जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है, तब से इकोनॉमी और ज्यादा कमजोर हो गई। अब कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? तो ईरान के लोग हो सकता है कि रेबेलियन में खड़े हो जाए। लिहाजा उसने अपना जो 3 सूत्री प्रोग्राम बनाया, मिलिट्री को लड़ाई के लिए तैयार रखना, घरेलू समर्थन के ऊपर ध्यान देना और डिप्लोमेसी को चालू रखना। इसमें घरेलू समर्थन वाली बात इसलिए आई कि वो बुरी तरह से ब्रिंक पे आ चुके हैं। लिहाजा अब अमेरिका में, सॉरी, ईरान में क्षमता नहीं बची है कि वो आगे लड़ाई लड़ सके, कहे चाहे कुछ भी। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी जब लोग पागलपन से ऊपर गुजर जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर लड़ाई हो। लेकिन अगर लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का हाल बहुत ही ज्यादा खराब इसलिए होगा कि अब वो केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी जाएगी। ओवर टू यू। रही है और आने वाले समय में अगर ये युद्ध और आगे की दिशा में बढ़ेगा तो हर्ष काफी बुरा हो सकता है बाकी देशों के लिए भी। फिलहाल आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहिए। अरविंद सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से ये स्थिति अभी नजर आ रही है, पहला सवाल मैं आपसे ये रखूंगी कि युद्ध जो अभी चल रहा है, जिस दिशा में, क्या संकेत लग रहे हैं? जिस तरीके से सर ने कहा कि ईरान के पास अब क्षमता नहीं है कि आगे और युद्ध लड़े, अगर ये युद्ध नहीं रुका, आगे भी युद्ध चलता रहा, तो दुनिया को किस हर्ष से गुजरना पड़ेगा? दूसरी बात, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अगर स्थिति पर डालें, क्योंकि तेल संकट लगातार बना हुआ है, इसकी कीमतों में उछाल आ गया है। भारत पर भी लोग तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भारत में भी कीमतों में उछाल है। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का भी यही हाल रहा, नाकेबंदी रही, तो फिर और क्या कुछ, कितनी कीमतों में उछाल आएगा? अरविंद सर। देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल कर्नल साहब ने तो ये ठीक कहा है कि ईरान अभी लड़ाई बहुत आगे खींचने की स्थिति में नहीं है। आपका सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट डिस्टर्ब रहता है और वहां पे नाकेबंदी बनी रहती है, तो आगे क्या होगा? इसका जो सबसे बुरा परिणाम है वह भारत जैसे देशों को भुगतना पड़ रहा है, और इसका प्रभाव अलग अलग देशों पे अलग अलग पड़ रहा है। निर्भर करता है कि वह देश कितना ताकतवर है और वह दुनिया के किस हिस्से में उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है। अगर हम बात करें, खासकर क्वेड देशों की बैठक हुई थी और उसमें जो 3 देश थे वो इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से काफी परेशान थे, जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और भारत था। अमेरिका ने क्योंकि ये ब्लॉकेट किया है, उन्होंने ये सब कुछ किया है क्योंकि उसको लंबी रणनीति के तहत इसका फायदा है, क्योंकि वह इस नाकेबंदी के जरिए ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है। और कर्नल साहब ने जैसा कहा कि ईरान के लिए तो ये हालत बहुत ही खराब कर देने वाली है ही। बहुत लंबे समय बाद में वहां पे काफी लोगों को, दरअसल जिसको हम फ्री आवाजाही और जो कहते हैं कि इंटरनेट का उन्होंने इस्तेमाल बहुत लंबे समय बाद में किया है। अगर आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे अगर मान लो 2 दिन के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो बहुत सारी चीजें ठप हो जाती है। बिजली का बिल भरने से लेकर, बैंकिंग सिस्टम से लेकर, रेलवे टिकट से लेकर सब कुछ ठप हो जाता है। तो ईरान तो उस इंटरनेट की पाबंदी से बहुत लंबे समय से गुजर रहा है। और भारत के लिए समस्या ये है कि भारत को अमेरिका ये डिक्टेट कर रहा है कि भारत अगर चाहे तो ईरान की जगह अमेरिका से भी तेल ले सकता है। तो हमारे विदेश मंत्री ने एकदम बिल्कुल ठीक कहा कि हम वहीं से लेंगे जहां से सस्ता मिलेगा। अगर अमेरिका रुपया कमा के अगर हमें तेल बेचना चाहता है तो भारत जाहिर है कि वह क्यों करेगा। और दूसरी बात यह कि इस नाकेबंदी में और उन सब चीजों में ताकत के हिसाब से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे कि रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं, उनके जहाजों पर ईरान हमला करने से या अमेरिका मिसाइल दागने से डरेगा। पर भारत के हाजी अली जो शिप था उस पर मिसाइल भी दागी गई है या ड्रोन से हमला हुआ है। किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट ने किया है, ईरान ने किया है। तो ये हमारे लिए वाकई एक चिंतन का विषय है कि भारत को हम उस तरीके से इस पूरी चीज में दखलंदाजी कह के अपनी एक मजबूत उपस्थिति वहां पे दर्ज करनी चाहिए। और खासकर ये मसला जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। और अगर नहीं हो पाता है तो भारत को इसके जो पूरक नीतियां होनी चाहिए,
उसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए। सरकार ने 2 बार ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, धीरे धीरे करेगी सरकार, क्योंकि एक साथ अगर जनता को झटका दिया जाएगा तो असंतोष फैलने का डर रहता है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक और तीसरी बढ़ोतरी भी हो, और उसके बाद में चौथी बढ़ोतरी के बाद में मुझे लगता है कि तेल की कीमतें स्थिर हो जाएगी, पर वो काफी भारी होगा और भारत के डेवलपमेंट के लिए वो काफी खतरनाक होगा। सरकार इस दिशा में बहुत मेहनत से काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कोई ना कोई उपाय हासिल कर लिए जाएंगे। शिवांगी जी। बिल्कुल बिल्कुल टीपीएस सर से मैं इस बात को समझूंगी। सर, उपाय की बात कर रहे हैं, बहुत समय से आप भी मेरे साथ पैनलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, हम इसी विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे मन की बात है, कि एक सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसे ही चर्चाएं चलती रहेंगी, ऐसे ही तेल की कीमतों में उछाल होता रहेगा? क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं देशों को भी, भारत देश को भी भुगतना पड़ रहा है। आम जनता, उसकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? भले ही वो 2 रुपए ही क्यों तेल की कीमतों में उछाल क्यों ना हो, लेकिन जेब पर तो, आम आदमी की जेब पर बहुत असर पड़ता है। तो सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि वहां पर अमेरिका भी रुकने को तैयार नहीं, ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है। तो फिर सर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या लग रहा है, क्या दूसरे देशों को आगे आकर बात करना पड़ेगी, या फिर 2 मेज पर बैठकर भी कर लिया, उसका भी सॉल्यूशन नहीं निकला? तो कैसे, इसकी संभावना क्या लग रही है सर, टीपीएस सर? देखिए, मेज पे सॉल्यूशन निकलना मुश्किल हो गया है। एक उदाहरण देता हूँ जी। पहले कहा गया कि साहब आप अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको वापस कर दो, फिर कहा गया हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट खोल दो, फिर कहा गया आप जो प्रॉक्सीज हैं उनको मदद करना बंद कर दो, वगैरह वगैरह। अब जब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने ही वाला था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और अब वो बजाय पाकिस्तान के कतर में साइन होने वाला था, उसमें उनके सैंक्शंस भी कम होने वाले थे, उसमें ये भी बात आ गई थी कि यस, ईरान में थिंक ऑफ गिविंग हिज एनरिच्ड यूरेनियम टू सम अदर कंट्री। जब सब कुछ करीब करीब फाइनल होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके थे कि बस अब हम डील के बिल्कुल नजदीक हैं, बस साइन करने की देर है। ऐसे में क्या कह दिया? ये कह दिया कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं। यानी सऊदी अरबिया तो इंक्लिनेशन दे चुका था, मोरक्को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ये पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुके थे। अब जो बाकी कंट्रीज हैं, चाहे उसमें कुवैत हो या बल्कि इंक्लूडिंग ईरान, वो तो कह रहे हैं कि ईरान भी इसमें शामिल हो, यानी एक नई शर्त लगा दी। अब अगर उन्होंने ये नई शर्त लगा दी तो आने वाले समय में प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान जैसे देशों को, क्योंकि वो अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी आवाम उनसे नाराज, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो अमेरिका उनसे नाराज। कुल मिला के क्या पता कि अगर यहाँ भी कोई सॉल्यूशन निकल आया, कल को अमेरिका कोई और नई कंडीशन ना रख दे। इसलिए मेज के ऊपर सॉल्यूशन होता हुआ भी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। अब बात बची कि फिर क्या करें लड़ाई की, तो इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस स्थिति में ईरान भी है और अमेरिका भी है। अब अगर ये दोनों चीजें नहीं होती नजर आ रही, तो फिर अगर तुम्हारे घर में डकैती पड़ रही है और तुम चुप रहते हो, तो फिर अगला नंबर, अगर पड़ोसी चुप रहता है तो अगला नंबर पड़ोसी का है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी क्या उन सब देशों की नहीं है जो इससे इफेक्टेड है? क्या साउथ कोरिया की नहीं है? क्या जापान की नहीं है? क्या साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनकी नहीं है? क्या चीन की नहीं है? क्या इंडिया की नहीं है? और जो प्रभावित है यूरोपियन कंट्रीज, क्या उनकी नहीं है? भाई वो तो ज्यादा इफेक्टेड है बजाय अमेरिका के, और अमेरिका इस काम को कर रहा है। तो लॉजिक ये कहता है कि जो इफेक्टेड है, और अगर ना भी इफेक्टेड हो तो भी वसुदेव कुटुंबकम कहने वाला हिंदुस्तान
जो दूसरों की सहायता के लिए भी आगे आ जाता है, हमने 50 दफे दिखाया है। और हमें क्या आज उसे अपनी बदली सहायता लेना तो चाहिए? करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं टीपीएस सर। आप सही कह रहे हैं, इस बात को मैं आगे और बढ़ाऊंगी। अरविंद सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी पर हमने तमाम चर्चा भी की, लेकिन जो देश इफेक्टिव हैं आज जिस तरीके से त्यागी सर कह रहे हैं, क्या उनको आगे आकर इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? भारत, सर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो इसमें किस तरीके से बाकी देश शामिल होकर बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कैसे निपटारा मिलेगा? अरविंद सर। देखिए शिवांगी जी, एक चीज समझने की जरूरत है कि जी। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी सेनाएं भेजी है, चाहे वो 62 पैरेलल की बात हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में शांति स्थापना के लिए बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी हम लोगों ने। श्रीलंका में भारत ने सेनाएं भेजी, वो एक अलग मामला है कि वहां पर भेजनी चाहिए थी या नहीं भेजनी चाहिए थी। अफ्रीका में हमने, और जब अब हमारे ही हित बिल्कुल स्टेट पर हैं और हम बिल्कुल ही वहां पे अगर सैनिक सक्रियता न दिखाएं, केवल हमारे जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए इंडियन नेवी वहां से आ जाए और भारत कहीं पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज या किसी भी बड़े या छोटे मुल्क को ये संदेश नहीं देता है कि भारतीय हितों पे चोट आने पे भारत सैनिक समाधान की तरफ भी बढ़ सकता है, जैसा कि चीन अक्सर करता रहा है, चीन धमकियां देता रहा है। भारत करे ना करे, कम से कम वह सक्रियता तो दिखनी चाहिए और भारत की वह उत्कंठा या वह कहना चाहिए कि एक तरीके से वह असहजता तो दुनिया को दिखनी चाहिए कि भारत इस प्रेजेंट सिचुएशन से असहज है और भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है वह अमेरिका के फायदे में है। और एक और बात सुन लीजिए शिवांगी जी, जैसा कि पहले से ही हमने अनुमान लगाया था कि अमेरिका दोबारा से हमला करेगा, हालांकि ये अनुमान सच हुआ, इसकी हमें खुशी नहीं है, इसका हमें दुख है, क्योंकि इसके बाद में अब यह होने वाला है कि अमेरिका छुटपुट हमले करता रहेगा, वह पूरी तरीके से लंबी लड़ाई ईरान के साथ बिल्कुल नहीं करेगा और ईरान की इसी तरह से नाकाबंदी करके उसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा। और लगभग ईरान के अंदर अर्थव्यवस्था ठीक हालत में नहीं है, ईरान बहुत जल्दी ही टूटन के कगार पे आ सकता है, ऐसा अमेरिका को भी यकीन है और इसकी संभावना भी है। ऐसे में भारत को कम से कम ऐसा एक मंच स्थापित करना चाहिए जो इस पूरी प्रेजेंट सिचुएशन से जो खुश नहीं है। रही बात दूसरे देशों की कि दूसरे देश क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सवाल किया था, चीन का जो खासकर ये हाइड्रोकार्बन जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, उस पे जो डिपेंडेबिलिटी है वो केवल 50% आधी ही है, बाकी उसके पास सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं, बावजूद उसके जो ऑयल टैंकर्स, जो शिप्स वगैरह जो है वो इतने खतरे में नहीं है जितने कि भारत को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। जिस किसी ने भी हमला किया हो भारतीय जहाजों पे या गोलीबारी करते रहते हैं ये लोग, ईरानी लोगों ने की थी इससे पहले, तो यह सब चीजें कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। कम से कम भारत को यहाँ अपनी डिप्लोमेटिक सक्रियता दिखानी चाहिए और देशों का एक गुट तैयार करना चाहिए। भारत दावा तो करता है कि वह नाम का अध्यक्ष है, वह उसका अगुवा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, तो वो सारे देश अब जब जरूरत है, जब किसी गलत चीज के खिलाफ बोलने की, ईरान भी तो नाम का सदस्य है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं साथ में आके कम से कम ये जो ब्लॉकेड खुलवाने की कोशिश करते हैं या वो करते हैं, या कम से कम भारत क्वेड का सदस्य है, एससीओ का सदस्य है, वहां पे भारत को क्यों नहीं मजबूती से एक अपनी आवाज उठानी चाहिए और साफ संदेश देना चाहिए कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा के चाहे दुनिया का कोई भी कितना भी ताकतवर देश हो, वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता है। भारत को साफ संदेश देना होगा, हमारे हितों को सुरक्षित कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। विदेश मंत्री जी ने कहा है, पर बहुत ही दबे स्वर में कहा है, मुझे लगता है कि और ज्यादा डिप्लोमेटिक सक्रियता की जरूरत है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो दुनिया बहुत बड़े वैश्विक संकट से गुजर सकती है। हालांकि अभी भी संकट बना हुआ है, भारत में भी संकट है, लगातार आगाह लोगों को किया जा रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध यही नहीं थमता है तो आने वाला समय बहुत खराब हो सकता है बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि इसका प्रभाव देशों पर पड़ रहा है। फिलहाल सर समय का अभाव है, आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। आप
दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, टीपीएस सर, अरविंद सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।